हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, नैनर्ट समीकरण के बारे में। ठीक ना, नैनर्ट समीकरण के बारे में। और उसके बाद जो है आपका गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, और सेल स्थिरांक है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन सब को पढ़ने से पहले जो है, अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जो है ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इससे जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा जो है बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हमने जो है पूरा चैप्टर वाइज जो है कवर किया हुआ है, तो आप जो है वहाँ से एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, स्पीड घटा के देख सकते हैं। ये यूट्यूब पे क्लास हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आज का सेशन जो है थोड़ा सा लंबा होगा। और आज का नहीं, मतलब अब जितने भी क्लास होंगे तो थोड़ा सा जो है मतलब बड़ा क्लास होगा। ठीक ना, कहने का मतलब है कि एभव 30 मिनट्स, यानी कहने का मतलब 30 मिनट से वो सारा का सारा बड़ा होने वाला है। ठीक ना, तो अगर मतलब आप में हिम्मत है तो आराम से देखिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी जो है बेनिफिशियल चीज़ जो है इसमें कवर किया गया है। तो आप जो है इसको एक बार जो है ज़रूर देखने का कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले जो है क्लास को शेयर कर दीजिए सभी जगह पे, जितने भी मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह। ठीक है, टेलीग्राम, जो भी मतलब आप सोशल मीडिया यूज करते हो सभी जगह पे शेयर कर दिया करो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप एक नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे जो होगा क्या कि मतलब कोई भी क्लास अगर आएगा तो आपको जो है समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि पिछले जो है 2-3 दिन से जो है आपका क्लास जो है नहीं हो रहा था, क्योंकि जो है मैं यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था, तो इस वजह से जो है क्लास आपका नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और इसके लिए जो है मतलब चलो ठीक है, मैनेज कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूँ कि आप लोग को जो है एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसी को लेके जो है मैंने मैनेज करने के लिए जो है क्लास का टाइम लंबा किया है थोड़ा सा, तो मैनेज कर लिया करो। ओके, चलिए अब हम लोग किसको, नैनर्ट समीकरण को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नैनर्ट समीकरण, सबसे पहले ये नैनर्ट समीकरण जो है इसमें हमको क्या मिलता है। नैनर्ट समीकरण को निकाल के क्या फ़ायदा होने वाला है, तो हम लोग इसको जानने से पहले जो है चलिए इसका जो है समीकरण देख लीजिए। सबसे पहले ये देखिए, ये सेल समीकरण है। सेल समीकरण में आपको पता ही है क्या होता है। जैसे कि कोई सा भी जो है मतलब क्या था, सेल समीकरण का आधा जो मतलब अर्ध सेल समीकरण जो था, तो उसके अनुसार से था ना, इस तरह का एक्वस जो होता था तो उसका फिर इलेक्ट्रॉन घटता था, तो उसके बाद फिर वो क्या हो जाता था, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता था, और जो सॉलिड रहता है वो एक्वस में बदल जाता था। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कब बताया है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट चैप्टर, जिस दिन मैंने पहला मतलब क्लास स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने आपको बताया। और उसके अलावा जो है दूसरा दिन भी मैंने इसको अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, नैनर्ट समीकरण जो है ये है क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो इसको प्रूव्ड करने का ज़रूरत जो है वैसे उतना नहीं है। हाँ, ठीक है, इसको प्रूव करने का देखो, यहाँ पे जो हम लोग अब चलो, तो यहाँ पे क्या देखना है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये जो सेल समीकरण है ये मतलब ये तो ठीक है, लेकिन ये नैनर्ट समीकरण जो है ये कैसे बनते हैं। तो ये जो है आपका, ठीक ना, ये आपका बनता है ई से। ई से किसको सूचित करते हैं, ई से विभव बल को सूचित करते हैं, विद्युत वाहक बल को। तो ये देखो, ये इस तरह से होता है आपका। ये किसका है, तो ये है आपका एक तरफ का, यानी अर्ध सेल समीकरण का है बिल्कुल ये। तो ये जो है आपका यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद फिर ये जो है नेगेटिव पार्ट जो है
तो इसको क्या बोलते हैं, मैं सारा चीज़ जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले ये समझिए कि ये किस तरह से होता है। ये आपका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आर क्या है, टी क्या है, उसके बाद ये आपका क्या है, ये एन है, ठीक ना, ये आपका एफ है, उसके बाद ये एल एन है, और उसके बाद ये एम एस यानी सॉलिड वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जो है आपका एक्वस वाला पार्ट है, ठीक। ठीक है, तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, एक आपका सॉलिड वाला पार्ट मैंने चलिए अब एक एक करके जो है मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि कौन कौन सा जो है वो क्या क्या है, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए मैं आपको इधर से ही डिस्कस करता हूँ। ये तो आपका कोई भी मेटल है तो इसका जो है, कोई भी मेटल क्या मतलब कॉपर, जिंक, ठीक है, या फिर और भी कुछ हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, तो उसका जो है ये सॉलिड वाला पार्ट है, ठीक। चलिए एक बार मैं इसको काटता हूँ, उसके बाद सही से देता हूँ आपको। हाँ चलो, ये जो है आपका सॉलिड वाला पार्ट, ये आपका एक्वस वाला पार्ट, ये आर जो है गैस स्थिरांक है, टी क्या है, टेम्परेचर है, एन क्या है यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मान के चलो जेड है, जेड एन है, तो इसका कितना होता है +2, तो यहाँ पे 2 होने वाला है एन के स्थान पे, ठीक है। एन आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ क्या है, एफ है आपका फैराडे स्थिरांक, ठीक ना, सबका मान होता है अलग अलग, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब ये दोनों मेन रूप से जो है ये और ये, यही दोनों मिलकर जो है आपका नैनर्ट समीकरण बनाएगा। ये देखो कैसे बनाएगा, इतना बात तो आपने समझ लिया होगा। अब देखो यहाँ पे, यदि कह रहा है कि एमएस की सांद्रता जो है ये वो मतलब इकाई मानी जाती है, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी एमएस जो है, एमएस बराबर क्या मान रहा है, इकाई माना जा रहा है, एमएस बराबर इकाई माना जा रहा है, कहने का मतलब एमएस बराबर 1 माना जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, दोनों समीकरण में देखो, यहाँ पे इसमें देखो, इसमें एमएस लिखा हुआ है, इसमें एमएस के स्थान पे 1 लिख दिया, बाकी बात कुछ नहीं है, सारा समीकरण वही है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब उसके नीचे ठीक ना, ये जो है मतलब मोलरता को लेके है, एम जो है मोलरता को प्रदर्शित करता है, ठीक ना, तो ये जो है वही बात है, ठीक ना, इस यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आपसे जो है पूछेगा एग्जाम के अंदर। तो ये देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक ना। ये आर जो है, आर आपका गैस स्थिरांक है, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है आपका 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एफ का मान क्या है, एफ क्या है, फैराडे स्थिरांक है, जिसका मान होता है आपको 96487, ठीक है, और ये होता है आपका सेंटीग्रेड मोल इनवर्स, ठीक। ये क्या है, फैराडे स्थिरांक। उसके बाद फिर आपका टेम्परेचर है, यानी ये तो केल्विन में होना चाहिए, टेम्परेचर चाहे कितना भी हो जाए, ठीक है, तो कितना भी हो जाए वो आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको नॉर्मल पूछा जाएगा, 298 केल्विन वाला पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही समीकरण जो है बनेगा कैथोड के लिए और एनोड के लिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या बना कैथोड के लिए, तो कैथोड के लिए बना, आपको पता है कि कॉपर और जिंक में कैथोड पार्ट जो है आपका कॉपर वाला है, तो यहाँ पे कैथोड के लिए ये समीकरण बना, कुछ नहीं है, सिर्फ जहाँ जहाँ था ना एम, एम के स्थान पे क्या ले लिया, कॉपर ले लिया, और बाकी बात उसका इलेक्ट्रॉन को जो है लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉपर यानी एम के स्थान पे कॉपर, फिर यहाँ पे भी आपको एम के स्थान पे कॉपर, बाकी बात कुछ नहीं है, सारा चीज़ वही है, जहाँ जहाँ एम था वहाँ पे कॉपर ले लिया है। उसी तरह एनोड में भी वही किया, एनोड में भी आपका जहाँ जहाँ एम था वहाँ पे जिंक ले लिया है। अब जो है आपका सेल समीकरण, सेल समीकरण में मैंने आपको क्या बताया
कि एक जो है प्लस यानी कैथोड और एनोड दोनों मिल के क्या बनाता है, दोनों मिल के जो है सेल समीकरण बनाता है, और ये जो है आपस में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे माइनस दिखाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट, कैथोड वाला पार्ट और एनोड वाला पार्ट, ये दोनों मिलेगा, तो यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक ये कैथोड वाला पार्ट है, और यहाँ से आपका यहाँ तक ये एनोड वाला पार्ट है। दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक ये चीज देखो इसमें भी है, ठीक ना। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका कैथोड वाला और एनोड वाला ये दोनों मिल गया आपस में, ठीक ना। ये कैथोड वाला एनोड वाला, उसके बाद फिर इधर जो है आपका ये क्या है, कैथोड वाला पार्ट है, ये एनोड वाला पार्ट है, सिर्फ सजा दिया है, कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है कॉमन क्या ले लिया गया है, तो ई सेल माइनस वाला पार्ट जो है ये कॉमन ले लिया गया, यानी ये जो है आपका कॉमन हो गया। तो जब ये कॉमन हो गया तो बचा क्या आपका आर टी, यहाँ पे 2F प्लस एल एन में बताने वाला हूँ आपको क्या है, एल एन जो है ये क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्या है, लघुगणक जिसको बोलते हैं, लॉग जिसको बोलते हैं ना, ये वही वाला पार्ट है, ठीक ना। तो एल एन है यहाँ पे, और यहाँ पे Zn2 प्लस Cu2 प्लस, ठीक। मेन जो है आपका यहाँ पे मेन समीकरण जो है वो यही पार्ट है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, ये वाला पार्ट जो है याद रखना है आपको। पहले जो मैंने बताया वो किस तरह से आया है इसलिए बताया मैंने, बाकी आपको याद रखने के लिए मैं जितना बता रहा हूँ वही याद रखिएगा। एक तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है नैनर्ट समीकरण में, ठीक। और उसके बाद जो है उसी में देखो अब क्या किया है, चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। नैनर्ट समीकरण यहाँ पे क्या किया है, सबका मान रख दिया, सबका मान नहीं पहले इसका मान रखा है, ठीक ना। n बराबर 2 रख के जो है ना इसका मान रख लिया, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आर टी कितना है, आर का मान ये आर का मान हो गया, टी का मान जो है 298 रखा है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद जो आर टी हो गया बाय है, एफ का मान कितना है, तो एफ का भी मान मैंने आपको बताया हुआ है, कितना होता है बताइए, क्या होता है आपका 96487, ठीक है। और ये किस चीज़ में होता है, सेंटीग्रेड मोल इनवर्स में। तो इसको जो है जब आप कीजिएगा तो ये आपको सॉल्व करने के बाद जो है ये आ जाएगा आपका, ठीक ना। ये सॉल्व करने के बाद 0.059 के आसपास आ जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कितना आता है इसका। हाँ यही है 0.059 के आसपास आ जाएगा। और आपका बटा में 2, यहाँ पे जो एन का मान रखना है आपको, जैसे कि यहाँ पे अगर ये आपका रहता है क्या, यहाँ पे मान के चलो अगर 1 वाला रहता, एजी वाला रहता, तो उस समय जो है एन का मान 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे जिंक वाला पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, तो जिंक का इलेक्ट्रॉन 2 होता है, कॉपर का भी 2 होता है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। जिंक कॉपर दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे है ना, तो इस वजह से यहाँ पे भी 2 आने वाला है, ठीक। ये आपका समीकरण जो है ये याद रखिएगा, ये मान आपको याद रखना है 0.059, क्योंकि उस समय जो है आपको ये याद रखना, मतलब ये जो है गुणा करने में आपको आसानी होगी वहाँ पे, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी बनेगा वहाँ पे। यही पार्ट जो है आपका नैनर्ट समीकरण है और कुछ नहीं है। अब ये एक चीज़ यहाँ पे ये देखने वाला बात है, मान के चलो अगर दोनों सेम नहीं रहे,
ठीक ना। जैसे कि ये वाला यही समीकरण तो वही है, लेकिन यहाँ देखो निकेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और आपका ये चांदी सिल्वर, ठीक है ना, Ag इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो इसको 2 पूरा करने के लिए इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक ना। 2 पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक। तो सिंपल सा बात है कि आपको जो है कोई भी सभी समीकरण अगर लिखना है तो इस तरह से रहता है, बिल्कुल इस तरह से समीकरण रहता है। और ये जो है आपका फॉर्मूला आपका यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, ठीक ना। सी और डी वाला पार्ट जो है, यानी इधर वाला पार्ट जो है ये ऊपर जाएगा और इधर वाला पार्ट जो है ये नीचे आ जाएगा। देखो सी पे पावर जो है सी है, डी पे पावर डी है, ए पे पावर ए है और बी पे पावर बी है। ये इस तरह से बनेगा। ये नायनार्ड समीकरण का कहानी खत्म हो गया। इससे जो है सवाल पूछा जाता है, बहुत ही हल्का सवाल पूछा जाता है। ये देखो आपको ये बिल्कुल इस तरह से दिया हुआ है ना। अब मैग्नीशियम का कितना होता है, +2, ये आपको जानना होगा। और आपका चांदी का कितना होता है, इसका होता है आपका +1, ठीक ना। तो ये आपको जानना जरूरी है। इसी से जो है नायनार्ड समीकरण का ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक। अब ये देखिए ये क्या किया, वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ठीक ना। ये देखो +1 होता है तो हमको 2 पूरा करने के लिए कितना स्क्वायर करना होगा, ये हो गया स्क्वायर। और उसके बाद जो है क्या किया, ये समीकरण लगाने के बाद ये देखो ई सेल का मान जो है दिया हुआ है, देखो यहाँ पे देखो है ना, क्वेश्चन में आपको वहां पे भी दिया हुआ रहेगा। ई सेल का मान जो है 3.17 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या रखा, ये 3.17 रखा, ठीक है। और बाकी बात जो है वही, मतलब देखो सिंपल सा बात है, जो इस साइड मल्टीप्लाई में रहेगा वो भाग में जाएगा, जो भाग में रहेगा गुना में जाएगा, ठीक ना। तो ये उसी नियम का पालन करते हुए जो है क्या किया, इसको सॉल्व किया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ये लॉग, यहाँ पे आपको लॉग दिखाई दे रहा होगा। तो ये कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया था ना एल एन वाला, तो ये उसी को हट के जो है हटा के यहाँ पे उसको लॉग लाया है, ठीक ना। उसको हटा के जो है लॉग रखा है, ठीक, क्योंकि इससे जो है मान निकालने में आसानी होता है। ओके, तो ये लॉग वाला पार्ट है। बाकी बात जो है आपको यहाँ पे नायनार्ड समीकरण का उपयोग जो है कहाँ पे होता है, तो ये आपको जानना है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा ये क्या है, ये आपका साम्यावस्था है। ये देखें नायनार्ड समीकरण का साम्य स्थिरांक है, साम्य अवस्था नहीं, यहाँ पे साम्य स्थिरांक। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसके बारे में कुछ नहीं जानना आपको, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसका जो है आप सीधा सा क्या याद रख लीजिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद रख लीजिए। हाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है साम्य स्थिरांक के लिए, ठीक है। साम्य स्थिरांक के लिए ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए बस, ठीक है। साम्य स्थिरांक का बन जाएगा आपसे, बिल्कुल एकदम हल्का जो है, पूरा इजी जो है सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, चाहे तो इसको जो है, अगर आपको लॉग का मान नहीं निकालना आता है, ठीक ना, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक। आपको जो है नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग जो है गिब्स ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि गिब्स ऊर्जा जो है वो होता क्या है। तो देखो गिब्स ऊर्जा जो है ना,
देखो जैसे कि कभी कभी होता है ना कि कोई भी मतलब सेल है तो उसको वोल्टेज बढ़ाने का ज़रूरत पड़ता है ना, वोल्ट को बढ़ाने का ज़रूरत। तो हमको अधिक जो है वोल्ट बढ़ाने के लिए हमको अधिक कार्य करवाना पड़ता है, तो वही जो है उसमें जो एनर्जी लगता है, ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, गिब्ज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक ठीक ना। और गिब्ज ऊर्जा से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बाकी बात कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक ना। तो गिब्ज ऊर्जा के लिए जो है आपको क्या याद रखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। गिब्ज ऊर्जा किसको बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बस आपको यहाँ पे गिब्ज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है और इससे बहुत ही आसान जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये देखो डेल जी, ठीक ना, ये आपका गिब्ज ऊर्जा को दिखाता है। आर आपको पता है ये क्या दिखाता है, गैस स्थिरांक। टी आपका टेम्परेचर है। एल एन क्या है, एल एन आपका लॉग वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है वही चीज दिखाया हुआ है और कुछ ज्यादा है नहीं। यहाँ पे देखिए गिब्ज ऊर्जा को परिकलित करने के लिए ये समीकरण इस तरह से दिया हुआ रहेगा, बाकी बात जो आपको इस तरह से निकालना है। अच्छा, ये तो मैंने गैस वाला आपको बताया। एक देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है इसका गिब्ज ऊर्जा वाला, तो इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक ना, ये अगर समीकरण रहेगा तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन का ज़रूरत पड़ने वाला है ना, और समीकरण में आपको एन क्या है, इलेक्ट्रॉन का वो जो मतलब रहता है ना ऊपर में, इलेक्ट्रॉन का नहीं, एक्चुअली कोई भी मेटल का जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एन के स्थान पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे एफ क्या है, एफ है आपका फैराडे स्थिरांक। ठीक, और ये जो है आपका ई नॉट सेल का मान जो आपको दिया हुआ रहेगा। उसके बाद जो तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुणा कर देना है, बस गिब्ज ऊर्जा आपका निकल जाएगा। ठीक है, गिब्ज ऊर्जा में कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो गिब्ज ऊर्जा निकाला गया इसका भी, जैसे कि यहाँ देखो एन का मान यहाँ पे 2 है, ये आपका 1.1 वोल्ट आपका दिया हुआ है। ये किस चीज़ का मान है, तो ये जो है आपका, ये आपका इसका मान है। ठीक ना, इनोट सेल का मान। ठीक, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ये जो 96487 दिख रहा है, ये किसका मान है, एफ का। तो तीनों को गुणा करने के बाद जो है आपका ये आ गया। आपको एक चीज़ याद क्या रखना है, गिब्ज ऊर्जा का एसआई मात्रक तो किलो जूल मोल इनवर्स होता है। किलो जूल मोल इनवर्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये होता है। गिब्ज ऊर्जा के बाद जो है आपका यहाँ पे और क्या है, तो यहाँ पे जो है और है आपका प्रतिरोधकता को लेके। ठीक ना, देखो ये जो है एक्चुअली रियल में अगर हम बात करें तो ये जो है फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, ठीक ना, प्रतिरोधकता को लेके। तो प्रतिरोधकता बराबर होता है प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक ना, यहाँ पे देखिए प्रतिरोधकता, ये आपको जानना जरूरी है। प्रतिरोधकता बराबर होता है प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल को, चलिए मैं ए से लिख रहा हूँ, एरिया, बटे लंबाई को एल से। ठीक, प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक, ये जो है वही है। सबसे पहले ये क्या लिखा है, प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है लंबाई और क्षेत्रफल के। ठीक, अब ये समानुपाती को हटाने के लिए क्या है, ये कौन आता है, प्रतिरोध आता है। ठीक ना, प्रतिरोध नहीं, एक्चुअली में प्रतिरोधकता। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर जो है, आर बराबर में हो जाएगा
इसको जो है क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। तो ये जो है रॉ इंटू L बटे A। ठीक, अब जब देखो ये जो है रॉ, ये जो रॉ है यही प्रतिरोधकता को सूचित करता है। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, R गुने A बटे L। जहाँ पे ये रॉ टाइप का जो दिख रहा है ये क्या है, प्रतिरोधकता है। ठीक, प्रतिरोधकता हो गया। अब यहाँ पे और क्या जानना है यहाँ पे आपको, चलिए तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, प्रतिरोधकता का SI मात्रक पूछ लेता है तो ये हो जाएगा आपका ओम मीटर। ठीक, ओम मीटर याद रखना है। एक चीज आपसे पूछता है चालकत्व, चालकत्व। तो चालकत्व बराबर क्या होता है, 1 बटे प्रतिरोध होता है। इसको G से सूचित करते हैं चालकत्व को। तो ये हो जाता है आपका 1 बटे प्रतिरोध, 1 बटे R। ठीक, और आपको पता है कि R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, जैसे कि अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे लंबाई बराबर प्रतिरोधकता। अब यहाँ से R का मान निकालना है, तो R का मान क्या हो जाएगा, PL बटे A हो जाएगा ना। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या है, 1 बटे R है, तो ये जो है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा। पहले ये बनेगा A बटे PL और उसके बाद जो है ये यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा 1 बटे प्रतिरोधकता। 1 बटे प्रतिरोधकता क्या होता है, 1 बटे प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं, 1 बटे प्रतिरोधकता को बोलते हैं चालकता। लिख लीजिए, लिखते जाइए, मैं आपको जितना चीज बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है। 1 बटे प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, चालकता, या इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता, चालकता या विशिष्ट चालकता। ठीक, और इसको सूचित किससे करते हैं, K से। सूचित किससे करते हैं, K से। ठीक, इसमें आपको एक चीज़ और जानना है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चालक, अर्धचालक और कुचालक किसको बोलते हैं। ये चीज़ आपको पूछा जाता है केमिस्ट्री में, ठीक ना। और ये एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि चालक जो है किस पर निर्भर करता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चालक की अगर हम बात करें, चालक की, कंडक्टर की, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसमें आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री के अनुसार से लिखना है, ठीक ना। केमिस्ट्री के अनुसार से कैसे लिखिएगा, लिखिएगा वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह काफ़ी तेज़ी से हो तो उसे क्या बोलेंगे, चालक पदार्थ बोलते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है, ऐसे लिखेगा, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाही करने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह काफ़ी तेज़ी से नहीं हो, धीरे धीरे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। और वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बिल्कुल भी ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, कुचालक बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी भी बोलते हैं, ठीक ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, विद्युत रोधी, ठीक ना। चलिए अब ये जो है किन किन बात पे निर्भर करता है ये जान लीजिए। चालक जो है किन किन चीज़ पे निर्भर करता है, तो चालक जो है आपका मिलाए गए वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। उत्पन्न आयन पे भी ये निर्भर करता है। उसके बाद जो है ये विलायक की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। उसके बाद उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है।
और ये ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है आपका ताप वाला है, ये पूछा जाता है। ठीक, कि ताप बढ़ने पे जो है क्या होता है, तो यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है, ताप बढ़ने पे क्या होता है, ये बढ़ता है। ठीक ना, ताप बढ़ने पे क्या होता है, बढ़ता है। चालकता क्या होगा, ताप बढ़ने पे बढ़ेगा। यहाँ पे हम चालकता की बात कर रहे हैं, चालक की बात नहीं। ठीक है, ताप बढ़ने पे चालकता बढ़ता है। और यहाँ पे ये जो है आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वही चीज़ है जो कि मैंने आपको बता दिया है, R बराबर PL इंटू A। ठीक, हाँ एक चीज़ और है, व्हीटस्टोन सेतु, हेडिंग दीजिए, ये आपसे पूछता है व्हीटस्टोन सेतु, या इसको लवन सेतु भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और लवन सेतु। तो इसका जो है लिखिएगा कि लवन सेतु के सहायता से 4 प्रतिरोध में से 3 प्रतिरोध अगर दिया हुआ रहे और 1 प्रतिरोध अगर नहीं दिया हुआ रहे, तो उस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में लवन सेतु की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो फिगर, तो ये जो है लवन सेतु का ही है फिगर। ठीक ना, यानी इसमें जो होता है ना, ये इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों का मल्टीप्लाई, और इस साइड वाला दोनों का मल्टीप्लाई जो है बराबर होता है। ठीक ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, R1 है, चलो मैं आपको यहाँ पे, हाँ चलो ये मान लो ये R1, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। क्या मिस्टेक है, देखो ये क्या है आपका R1, यहाँ पे क्या होना चाहिए R2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या देना चाहिए R3 देना चाहिए, लेकिन R4 दे दिया। फिर यहाँ पे आपको R4, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ R1, R2, R3 और R4। तो ये देखो मैंने क्या बोला आपको कि ये जो है इधर वाला पार्ट बराबर होगा इधर के, यानी R1 इंटू R3, R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4। आपको याद नहीं रहता है तो सीधा याद रख लो, सम वाला जो है सम संख्या है, 2 और 4 क्या है सम संख्या, 1 और 3 क्या है विषम संख्या, यानी सम वाला सम से मल्टीप्लाई, विषम वाला विषम से मल्टीप्लाई। ठीक, ये दोनों बराबर होता है। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे तुमको R2 का मान नहीं दिया हुआ, इसका मान नहीं दिया हुआ R2 का, तो इसको निकालना है ना। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, R1 इंटू R3 बटा कर दो ये R4, तो बच क्या गया इधर R2, तो R2 का मान निकल जाएगा। इसी तरह से लवन सेतु का प्रयोग जो है होता है। ठीक, ये देखो फॉर्मूला दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे और ज़्यादा जो है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो है हम लोग अब कल देख लेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। इसमें हम लोग को क्या क्या देखना है तो उसको जो है कल हम लोग देख लेंगे। ठीक, कल हम लोग जो है कोलराउस का नियम देखेंगे। क्या देखने वाले हैं कल हम लोग, कोलराउस का नियम। तो क्लास जो है ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक, ये देखिए कोलराउस नियम, कल हम लोग इसी को देखने वाले हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो कल हम लोग कोलराउस का नियम देखने वाले हैं। इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, चलिए ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है आप क्लास जो है पीछे वाला रिवीजन कीजिए, और इसको जो है क्लास को जो मैंने क्लास आज आपको दिया है, तो इसमें जो है आपको काफ़ी चीज़ कवर किया है, तो इसको जो है
इतने कम समय में काफ़ी चीज़ मैंने कवर किया है, ठीक है। तो इसको जो है 1-2 बार देख लीजिएगा, ओके। क्योंकि पता है आपको कि क्लास बनाने में जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस वजह से क्लास को जो है शेयर किया करो। और अगर आप एक नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको जो है डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।